हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श साइंस ट्यूटोरियल चैनल पे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों की क्लासेस अब यूट्यूब पर भी स्टार्ट की जाएंगी, जो आज से आप लोग की स्टार्ट हो चुकी हैं। आज हम, जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग में देखा और वीडियो के टाइटल में भी देखा, फिजिक्स का पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 12th का है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को मैक्सिमम जहाँ तक हो वहाँ तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। स्थिर वैद्युतिकी हमारे इस चैप्टर में विद्युत के जितने भी रूप होते हैं उन सबको स्थिर रूप में पढ़ना है। यानी कि विद्युत आवेश जो होता है वो सब एक जगह पे स्थिर रहेंगे, वे मूवेबल नहीं रहेंगे। मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह गमन करने लायक नहीं, मतलब कि वे एक जगह फिक्स किए जाएंगे और उनका हमें उसके बारे में पढ़ना है। यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में हमें टोटली स्थिर रूप से आवेश के बारे में पढ़ना है। चलिए देखिए, इसके बारे में कुछ जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए। पहला, स्थिर वैद्युत और कूलॉम का नियम। दूसरा, विद्युत क्षेत्र और गॉस का प्रमेय या अनुप्रयोग के रूप में इसको तोड़ा गया था। और तीसरा था विद्युत विभव। और चौथा चैप्टर आपका था संधारित्र तथा स्थिर वैद्युत जनित्र, जो कि हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है। संधारित्र तथा स्थिर वैद्युत जनित्र को आप इस टाइप से जान सकते हैं कि पंखे वगैरह, टीवी वगैरह में जो कंडेंसर रहता है, कंडेंसर का थोड़ा मोड़ा यूज़ आपको अभी 12th से ही स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर। सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर का हमारा नाम है वैद्युत आवेश और कूलॉम का नियम। वैद्युत आवेश और कूलॉम का नियम मतलब हमको इसमें आवेश से रिलेटेड बातें को पढ़ना है, और कूलॉम भाई साहब जो थे उन्होंने एक नियम दिया था उसके बारे में पढ़ना है। कूलॉम का नियम। देखिए, वैद्युत आवेश होता क्या है। आवेश नॉर्मली अगर नॉर्मली आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका एक शेप होता है। कोई भी चीज़ देखते हैं उसका कुछ शेप होता है। जैसे आप बुक देखें, बुक का भी शेप होता है, कुछ इस टाइप से शेप होता है बुक में। पेन देखें, पेन का भी कुछ शेप होता है। पेन का कुछ शेप होता है। इस टाइप से हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ शेप होता है। लेकिन आवेश को कभी आपने शेप के रूप में देखा है, यानी कि शेप, आकृति, साइज, उसके साइज के रूप में देखा है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, आवेश को हमने आज तक देखा ही नहीं है। तो हाँ, बात सही है, आवेश को आज तक देखा नहीं जा सकता है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। एज इट इज़ एज हवा। जैसे हवा को हम लोग देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार आवेश को हम लोग केवल महसूस करते हैं। यानी कि महसूस करने का मन हो तो कभी भी जाएं, बिजली के नंगे वायर को छू कर देखिए, आपको खुद महसूस हो जाएगा आवेश होता क्या है। तो चलिए, ये तो मजाक था, सीरियसली नहीं लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवेश होता क्या है। आवेश विद्युत से निकल कर आता है। यानी कि विद्युत के सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, आवेश होता है। यानी कि जैसे पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होता है, उसी तरीके से विद्युत की सबसे छोटा पार्ट आवेश होता है। इसे हम लोग देख ही नहीं सकते, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। यानी कि आवेश को फिजिकल नॉलेज में, यानी फिजिक्स के ज्ञान में इसे कहा जाता है आवेश एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आवेश एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं मूलभूत इकाई। यानी कि आवेश एक मूलभूत इकाई है। किसकी? विद्युत की। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आवेश की परिभाषा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आवेश एक मूलभूत इकाई है विद्युत की। आवेश एक मूलभूत इकाई है विद्युत की। जहाँ तक आपको, मुझे लगता है आप लोग को याद हो गया होगा कि आवेश होता क्या है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ।
सदिश और अदिश। थोड़ा मैं आप लोग से आशा कर रहा हूँ कि आप लोग कॉपी में इसे नोट करते हुए चलेंगे। आवेश, आवेश होता क्या? यहाँ तक अभी तक हमने बताया कि आवेश एक मूलभूत इकाई है। किसकी? विद्युत की। आवेश एक मूलभूत क्वांटिटी, यानी कि आवेश एक मूलभूत इकाई है विद्युत की। चलिए अब आगे कुछ बढ़ते हैं, आप लोग नोट में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नोट में एक लिखिएगा ऊपर अदिश और सदिश। अदिश राशि और सदिश राशि होता क्या है? अदिश या सदिश। देखिए अदिश और सदिश होता क्या है। नॉर्मली आपने 9th में पढ़ा होगा कि वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा होती है उसे सदिश सदिश कहते हैं। तो इतना रटाने का चक्कर हमारे साथ नहीं है। हम लोग सीधा जस्ट समझाने का फंडा रखते हैं, आपको समझकर याद करवाने की थोड़ा मोड़ा कोशिश करेंगे। चलिए देखिए अदिश राशि होता क्या है। आप सपोज कीजिए आप घर में भी बैठे हुए, मम्मी या पापा ने कहा कि बेटा जाओ, हो गया चीनी ख़त्म, जाओ चीनी लेकर आओ। पैसा दिया आपको 40-50 रुपया कि जाओ 1 केजी 2 केजी जितना हो चीनी लेकर आओ। तो आप गए। चीनी लाने से पहले आप नॉर्मली ऐसे बैठे हुए थे, आपके शरीर में कुछ नहीं था। आप एकदम वैसे मोबाइल चला रहे थे या अभी मोबाइल अभी जस्ट देख ही रहे होंगे। मतलब आप एक नॉर्मली होकर आराम से इस सीट पे बैठे हुए हैं कि हम लोग आराम से मस्त होकर बैठे हुए हैं। आपके शरीर में अभी कुछ नहीं है, केवल आपके शरीर में वज़न है, यानी कि आपके शरीर में केवल परिमाण है। आपको मम्मी ने जस्ट अभी कहा कि जाइए बेटा आप चीनी लेकर आइए, तो आप एक अच्छे बालक की तरह आराम से गए कि हाँ मम्मी लाओ, नहीं तो मम्मी तो जस्ट पीटेंगी ही। आप चल दिए चीनी लाने के लिए, अब चल दिए चीनी लाने के लिए। जस्ट देखिए आपके शरीर में कुछ वेट यानी कि वज़न था। आपके शरीर में चीनी लाने से पहले ही, मम्मी के कहने से पहले ही आपके शरीर में कुछ वज़न था, तो आप आराम से वहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपको दोनों कंडीशंस में आपके शरीर में वेट यानी कि वज़न था। यानी कि फिजिक्स के लैंग्वेज में वेट वज़न को परिमाण कहा जाता है। परिमाण लिख देता हूँ थोड़ा, परिमाण। परिमाण मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड MAGNITUDE मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। तो नॉर्मली आपको दोनों कंडीशन यहाँ तक आपके शरीर में मैग्नीट्यूड था, यानी कि आपका शरीर में परिमाण था, वजन था। आप लोग आराम से मस्त एकदम चिल होकर गेम खेल रहे थे, पबजी खेल रहे थे, वगैरह वगैरह कर रहे थे, बैठे हुए थे। मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा चीनी लेकर आओ, तो आपके शरीर में परिमाण था। आप उठे और गए। तभी क्या हुआ, अब अपना परिमाण लेकर किसी दिशा में गए थे, किसी दिशा में यानी कि दुकान पे गए थे। तो आप उठे और गए दुकान में चीनी लाने के लिए। आप उठे और गए दुकान की तरफ चीनी लाने के लिए, कि आपके साथ अभी आपका वेट भी साथ है। आपका वेट साथ है, यानी कि अभी जस्ट होता है कि वेट को फिजिक्स में क्या कहा जाता है, परिमाण। यानी कि आप अपने परिमाण के साथ किसी दिशा में गए। जस्ट यही होता है सदिश। जब आप अपना भार लेकर कोई दिशा की तरफ जाते हैं, किसी भी दिशा, आमने हो, कोई भी दिशा, आमने सामने, ऊपर नीचे, यानी कि किसी भी दिशा में जाते हैं अपने वेट यानी परिमाण के साथ, तो उस सदिश क्वांटिटी होता है। और नॉर्मली जब आप अपना भार लेकर बैठे हुए रहते हैं तो आप उस वक्त अदिश क्वांटिटी की तरफ रहते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब तक का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया आवेश क्या होता है। आवेश एक मूलभूत इकाई है, किसकी? विद्युत की। इसके जस्ट बाद आवेश कौन सी राशि है? आवेश एक सदिश राशि है। क्यों? अभी जस्ट मैंने बताया था, क्योंकि आवेश में क्या होता है, आवेश का कोई परिमाण नहीं होता है। आवेश को जहाँ पे रख दिया जाता है वहीं पे रहता है। अब आप लोग कहेंगे सर आवेश यानी कि तार में तो करंट बहता है, और आपने कहा कि विद्युत की मूलभूत इकाई आवेश होती है, यानी कि विद्युत तार में जब करते हैं तो कहीं ट्रांसफार्मर से जोड़ कर घर पे लाते हैं, तो इसका फ्लो होकर हमारे घर के पास आता है, तो ये तो दिशा के साथ है। तो मैं कहूँगा जी नहीं, क्योंकि विद्युत आवेश के कारण नहीं, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण चलती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गमन करते हैं, आवेश नहीं। इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश रहते हैं, वे स्थिर रहते हैं एक दूसरे के साथ। आवेश नहीं भागते, इलेक्ट्रॉन भागते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफार्मर से आपके घर तक आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफार्मर से आपके घर की दिशा को लेकर आते हैं, बल्कि आवेश नहीं।
यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। आवेश क्या है, मेरे साथ आप लोग दोहराइएगा। मैं आप लोग ये आशा कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। आवेश, आवेश होता है क्या है, आवेश क्या है, तो आवेश एक मूलभूत इकाई है विद्युत की, यानी कि चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। और आवेश होता है क्या है, तो आवेश एक अदिश राशि है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मैंने अभी आप लोग को जस्ट बताया है कि आवेश भाई साहब आए कहाँ से। तो आप लोगों ने कहा कि सर आवेश आया है इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत से। विद्युत के सबसे छोटा कण को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। जी बिल्कुल सही है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए विद्युत कई तरह के होते हैं, हमें जिनको पढ़ना है वो नॉर्मली हम आप लोग को बताते हैं। पहला होता है आपका घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत। दूसरा आपका होता है स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत जिसके बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तीसरा आपका होता है विद्युत धारा, जो हमारे घरों में रन करती है उसे विद्युत धारा बोलते हैं। नॉर्मली हमें लोगों को तीन ही चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन, घर्षण विद्युत, स्थिर विद्युत और विद्युत धारा। ये तीनों चैप्टर पढ़ना भी है और विद्युत के तीनों रूप ही होते हैं, यानी कि घर्षण विद्युत, स्थिर विद्युत और विद्युत धारा। बस जस्ट इसके पहले आप लोग को हम एक नोट करवाना चाहते हैं, एक बार नोट कीजिए। अभी तक मैंने आप लोग को बताया कि आवेश आता कहाँ से, तो भाई विद्युत से आवेश आता है। तो मैंने आप लोग को बताया कि आवेश विद्युत से निकलता है और विद्युत तीन टाइप का होता है, घर्षण विद्युत, स्थिर विद्युत और विद्युत धारा। तीनों विद्युत का ही रूप है, मतलब कि तीनों अलग अलग टाइप के से आते हैं लेकिन सब में रहता है मौजूद विद्युत। जैसे कि घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत के नाम से हमें पता चला है कि घर्षण टाइप से आता है। तो हाँ, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो कुछ घर्षण टाइप का आवेश उत्पन्न होता है उन पे, तो उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। जैसा कि जब आप देखते होंगे एग्जाम्पल के लिए, कभी बचपन में किए होंगे कि आप अपने सर पे जब तेल लगा कर आते थे तो आप पेन को लेकर बाल में खूब रगड़ते थे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के साथ उसे चिपकाते थे और देखते थे चिपक जाता था। ऐसा होता था क्यों, क्योंकि आप अपने बाल के साथ कलम को रगड़ते थे, रगड़ने के कारण उस पर विद्युत उत्पन्न होता था। और विद्युत का यह गुण है कि यह अपनी ओर आवेश को आकर्षित करता है, तो इसलिए वो कागज़ को आकर्षित कर रहा था। यानी कि नॉर्मली हमारे बचपन में हम भी साइंटिस्ट हुआ करते, लेकिन हम लोग को ये बात का पता ही नहीं चलता था कि हम लोग है क्या, कर क्या रहे हैं। यानी कि घर्षण विद्युत आता कहाँ से था, तो घर्षण विद्युत एग्जिस्ट करता था लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता था। यानी कि घर्षण विद्युत वो है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत का मैंने जस्ट बताया कि विद्युत में होता है क्या है, आवेश। तो आवेश स्थिर रहता है, यानी कि जब आवेश स्थिर हो तो उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बैटरी आप लोग देखे होंगे, बड़ा वाला बैटरी, छोटा वाला बैटरी, सब बैटरी, मतलब जितने टाइप की बैटरी रहते हैं जितने से सारे बैटरी में आप लोगों ने देखा होगा कि विद्युत स्थिर रहता है, यानी कि उसमें चार्ज आराम से उसमें कंट्रोल रहता है, इधर से उधर उसके से चार्ज जाता नहीं है जब तक हम उसमें लेकर यूज़ ना करें। यानी कि उसमें विद्युत स्थिर रहता है, इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। तो स्थिर विद्युत में मुख्यतः पाया क्या जाता है, स्थिर विद्युत में स्थिर आवेश पाया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। घर्षण विद्युत और स्थिर विद्युत कंप्लीट। घर्षण विद्युत क्या, तो दो वस्तुओं को रगड़ने पर जब आवेश उत्पन्न होता है तो उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत क्या, जब आवेश स्थिर रहता है किसी पे तो उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। और विद्युत धारा क्या मैंने जस्ट बताया, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी। एकरा में आवेश स्थिर नहीं रहेगा, इसमें आवेश यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, यह विद्युत धारा होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा रिविजन का फिर से कर लें। आवेश को जस्ट मैंने बताया, आवेश विद्युत से आता है। आवेश आता है कहाँ से भाई, तो आवेश आता है आपका विद्युत से। विद्युत तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन, घर्षण विद्युत, स्थैतिक विद्युत, विद्युत धारा।
घर्षण विद्युत को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक कहते हैं। स्थैतिक विद्युत को घर्षण विद्युत को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक बोलते हैं फ्रिक्शनल इंग्लिश में। घर्षण विद्युत को फ्रिक्शनल, स्थैतिक विद्युत को स्टैटिकल और विद्युत धारा को करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आप लोग इसे रिवाइज नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और जस्ट मैंने बताया था घर्षण विद्युत होता क्या है, तो उसका एक जस्ट मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया है। रबर और प्लास्टिक को जब आपस में रगड़ते हैं तो वो दोनों आपस में चिपकने लगते हैं। रेशम और बिल्ली का पंजा, इस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। जस्ट देखिए आगे। अब स्थैतिक विद्युत, पॉइंटेबल चार्ज, बिंदुनुमा आवेश बैटरी पर रहता है तो उसमें क्या होता है, स्थैतिक विद्युत होता है। और विद्युत धारा के बारे में जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया कि विद्युत धारा होता क्या है। तो विद्युत धारा हमारे घरों में चलने वाली करेंट्स को विद्युत धारा कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग फिर से कॉपी पेन खोलिएगा और नोट कीजिएगा। परमाणु, परमाणु मतलब एटम। परमाणु होता क्या है? परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। परमाणु होता क्या है, तो चलिए देखिए। जैसे बायोलॉजी वगैरह में 9th 10th में पढ़े थे कि शरीर का सबसे छोटा कण क्या होता है, कोशिका होता है। जस्ट वैसे ही किसी भी पदार्थ, हमारे आसपास कोई भी पदार्थ दिख रहा है, उसका सबसे छोटा से छोटा जो कण होता है वो होता है परमाणु। यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड परमाणु। यानी कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं परमाणु की परिभाषा में। अभी तक जस्ट मैंने आपको बताया कि परमाणु होता क्या है। अब जस्ट देखिए परमाणु का शेप होता कैसा है, यानी कि परमाणु दिखता भाई कैसा है। तो चलिए इसके लिए कुछ चित्रकारी करते हैं। यानी कि परमाणु दिखने में कुछ ऐसा होता है, उसके सबसे अंदर में उसका नाभिक होता है। परमाणु के सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसको नाभिक कहा जाता है। और परमाणु के बाहर जो एक दिख रही हैं आपको एक कक्षाएँ काली काली वाली, इसको कक्षाएँ बोलते हैं। ये सब परमाणु की कक्षा है। और परमाणु के सबसे लास्ट में अंदर यानी कि सबसे भीतर होता है नाभिक, और परमाणु के सबसे बाहर होता है कक्षाएं। तो कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन्स पाई जाती हैं। जो कक्षाएं देख रहे हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूमते रहते हैं। इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह घूमते रहते हैं। इस टाइप से कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक दूसरे के चक्कर साथ साथ बियर टकराते हुए काटते रहते हैं। इससे परमाणु के कक्षाएं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो चलिए आते हैं थोड़ा अब और डिटेल में। अभी तक जस्ट मैंने आपको बताया कि कक्षा के अंदर होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। अभी तक जस्ट मैंने आपको बताया था ऋण आवेश। आवेश होता क्या है, तो आवेश अब दो टाइप के होते हैं, पहला ऋण आवेश और धन आवेश। तो परमाणु के कक्षाएं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर ऋण आवेश पाए जाते हैं। परमाणु के सबसे भीतर में कौन सा पार्ट होता है, नाभिक। नाभिक को जस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आप लोग को लिखे हुए मिलेंगे थोड़े से अच्छे। प्रोटॉन पे जस्ट अभी आपको बताया कि आवेश 2 तरीके के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। तो ऋण आवेश तो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पे, तो प्रोटॉन पे बचा हुआ क्या, धन आवेश पाया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश। अब बच गया न्यूट्रॉन भाई। न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। यानी कि
इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। अब जस्ट थोड़ा सा एक चीज़ नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन ही होता है। अब कहेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो जस्ट थोड़ा सा मेरा बात होल्ड कीजिए पहले। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जस्ट बताया था वजन, वजन यानी कि परिमाण, यानी कि जितना परिमाण का इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही परिमाण का प्रोटॉन होता है। अगर मान लीजिए 10 कूलम का होता है इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी 10 कूलम का होता है। जैसे वेट को केजी में मापा जाता है, उसी प्रकार चार्ज को कूलम में मापा जाता है, यानी कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये याद रखिएगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, यानी कि अगर ई भी 10 कूलम, अगर ई 10 कूलम का है तो ई भी 10 कूलम का होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों जस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसको इलेक्ट्रॉनिक कहना, प्रोटॉनिक को नहीं बोले, जस्ट केवल एक थिंग का डिफरेंस है। यानी कि प्रोटॉन पर 10 कूलम का आवेश रहेगा लेकिन इस पर प्लस वाला आवेश रहेगा, और इलेक्ट्रॉन पे भी 10 कूलम का आवेश रहेगा लेकिन इसके साथ माइनस वाला आवेश रहेगा। जस्ट इसी के कारण, इसी डिफरेंस के कारण इसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो जस्ट यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जस्ट मैंने आपको रिवाइज करवाया। परमाणु होता क्या है, परमाणु होता क्या है, तो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम। उसके बाद मैंने आपको बताया परमाणु के पार्ट्स, यानी कि परमाणु को 2 टाइप से बांटा गया है। नाभिक, यानी कि कक्षा के सबसे भीतर वाला पार्ट्स को नाभिक, और उसके बाहर जो गोल गोल घूमते हैं उसको कक्षा बोलते हैं। तो इसके बाद कक्षा में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन पे कौन सा आवेश रहता है, तो प्रोटॉन पे प्लस वाला आवेश रहता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस वाला आवेश रहता है। और न्यूट्रॉन के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम मात्रा में। अभी जस्ट बताया कि जितना आता है प्रोटॉन रहता है उतना आता है न्यूट्रॉन। तो अगर दोनों को एक साथ रख दीजिएगा, जैसे कि प्रोटॉन, मान लीजिएगा प्रोटॉन पे 10 कूलम का आवेश है और न्यूट्रॉन पे -10 कूलम का आवेश है, और दोनों को साथ रख देते तो कट के 0 हो जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू उदासीन 0 हो जाती है। इसलिए न्यूट्रॉन पर आवेश पूछा जाता है तो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होता है, वह आवेशहीन होता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो अल्फा बीटा रेज के द्वारा न्यूट्रॉन्स को तोड़कर उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उससे निकाला जाता है जब ज़रूरत पड़े तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मली आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोग अभी तक 10th तक पढ़े थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस टाइप से पढ़े थे, लेकिन अब आपको इस टाइप से नहीं मिलेगा। आपको प्रोटॉन प्लस ई में दिखाई देगा और इलेक्ट्रॉन माइनस ई में दिखाई देगा, यानी कि दोनों ई है। देख रहे हैं दोनों का मान सेम है, केवल चेंज क्या है, ई प्लस वाला और ई प्लस वाला और ई माइनस वाला, यही चेंज है, बाद में कि दोनों सेम है। यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का परिमाण दोनों का बराबर होता है, केवल उनके साइंस अलग अलग होते हैं। एक ही परमाणु के, अलग अलग परमाणु के नहीं, एक ही परमाणु के। चलिए देखिए, जस्ट मैंने अभी ये बात बताया कि इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को -ई से और प्रोटॉन को +ई से। ये जो हैंड रिटेन में जो आ रहा है इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए देखिए अगला प्रोसेस, क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण होता क्या है, जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि पदार्थ की सबसे छोटा से छोटा इकाई होता क्या है, तो आप लोगों का जवाब आएगा सर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स पाया किस में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन कक्षाओं में पाए जाते हैं, कक्षाओं में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और सबसे भीतर वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, नाभिक। नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पदार्थ के सबसे छोटा से छोटा इकाई में परमाणु पाया जाता है। जस्ट यहाँ पे होल्ड कीजिए और पीछे वाले थोड़ा सा पीछे आइए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत उत्पन्न कैसे होता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण विद्युत उत्पन्न होता है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो पदार्थ का सबसे छोटा कण तो होता है परमाणु। जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो सबसे छोटा कण परमाणु होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रबर बैंड लिए और पेंसिल ली। अभी नॉर्मली
पेंसिल लिए, एक पेंसिल और बाल लिए, सर के बाल, इस टाइप से बाल थे। रगड़ के दोनों को चिपकाते थे कागज़ के साथ, इस टाइप के कागज़ के छोटा छोटा टुकड़ा के साथ इसको चिपकाते थे। तो करते क्या थे, पेन को बाल से रगड़ते थे। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण को बोलते हैं परमाणु। तो इस पेन में भी तो परमाणु होगा, इस पेन में भी परमाणु होगा, यानी कि इसमें भी परमाणु पाया जाएगा, छोटा छोटा कण। तो परमाणु के सबसे बाहर क्या होता है, कक्षाएं। जब उसको रगड़ेंगे तो कक्षाएं टूटेंगी, कक्षाएं टूटेंगी तो उसमें क्या रन करते रहते हैं, मतलब उसमें क्या दौड़ते रहते हैं। अभी जस्ट बताया था आपको, अभी जस्ट बताया था कि परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स रन करती हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की कक्षाएं यहाँ से टूट गई, अगर इलेक्ट्रॉन्स की कक्षाएं यहाँ से टूट गई, जैसे इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं यहाँ से टूट गई रगड़ने पर, यानी कि कलम में पाया जाता है छोटा से छोटा कण परमाणु का सबसे बाहर होता है कक्षा। अगर रगड़े तो कक्षा यहाँ से टूट जाएंगी, टूटेंगी। तभी जस्ट बनाना था कि इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूमते रहते हैं। कक्षा टूट गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। बाहर निकालने के इसी प्रोसेस को क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो बाहर निकालने का प्रोसेस कुछ नियत ढंग से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से कक्षा टूटा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, दो था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था, ये छठा था, ये सातवां था, ये आठवां था। आठवां इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे था। हो सकता है कभी कभी कि दो तीन चार इलेक्ट्रॉन साथ ही, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ है। तो कक्षा टूटा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना, इसमें हम रन कर रहे थे, घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन, ऐसे कक्षा टूट गया था, रास्ता से इधर से ऐसे निकल जाएंगी। तो इधर से ऐसे निकलेंगी तो पहले ई था, तो पहले 1 नंबर इलेक्ट्रॉन था, तो पहले 1 नंबर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसके जस्ट बाद साथ में 2 नंबर इलेक्ट्रॉन था, तो 2 नंबर इलेक्ट्रॉन भी जस्ट उसके बाद निकलेगा। जस्ट उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ था, 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ था, तो 3 इलेक्ट्रॉन भी एक साथ निकलेगा। यानी कि देख रहे हैं कि यानी एक पैकेट से सब एक पैकेट है। यहाँ पे एक पैकेट में इलेक्ट्रॉन था, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। एक ही पैकेट में 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे पैकेट में भी 1 इलेक्ट्रॉन था, तीसरे पैकेट में 3 इलेक्ट्रॉन था। यानी कि जितना पैकेट था सारा पैकेट्स में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। पहले ए निकला, उसके बाद ए निकला, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर निकल रहा है, यानी कि कंटिन्यू रूप से नहीं निकल रहा है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में निकल रहा है। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर पाया किया जाता है आवेश। तो आवेश का असतत, यानी कि थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल पर, आवेश का असतत यानी कि थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल, असतत को इंग्लिश में डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। डिसकंटिन्यूअस छोड़िए इसमें, और सतत को कंटिन्यूअस बोलते हैं। यानी कि कंटिन्यू एक बार सड़क के तो ये सब नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल पर निकलेगा। पहले ए वाला निकला, उसके बाद ए वाला 2 नंबर निकला, उसका 3 नंबर, यानी कि अलग अलग टाइप का निकल रहा है। पहले 1, पहले 2 एकदम, उसके बाद 3, यानी कि थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल पर निकल रहा है। यानी कि कंटिन्यूसली सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल ले रहे हैं। यानी कि परमाणु इलेक्ट्रॉन्स पर पाया जाता है आवेश। आवेश का असतत पैकेटों में निकलना, आवेश का असतत पैकेटों में निकलना क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन, यानी कि हिंदी में से क्वांटमीकरण कहते हैं। जस्ट आप लोग को समझ में आया होगा क्वांटमीकरण होता क्या है। तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, आवेश का असतत पैकेटों में निकलना है। यहाँ पे आवेश निकल रहे थे, कक्षा टूट गया, कक्षा टूटने के बाद आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या पाया जाता है, ऋण आवेश निकलने लगे। पहले 1 नंबर निकला, उसके बाद 2 नंबर निकला, फिर 3 नंबर निकला, यानी कि बारी बारी कर सब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। यानी कि आवेश थोड़ा थोड़ा समय इंटरवल पर, थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल पर, कंटिन्यू नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल पर निकल रहे हैं। तो आवेश का असतत पैकेट में, यानी कि एक पैकेट में 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे पैकेट में भी 1 था, तीसरे पैकेट में 5, 4 जितना भी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक पैकेट में 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरे पैकेट में इतने है कि जितने एक पैकेट में जितने इलेक्ट्रॉन थे थोड़े थोड़े सब इंटरवल पर निकल रहे हैं। यानी कि आवेश का असतत पैकेटों में
निकलना क्वांटमीकरण कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं। चलिए अब आगे आते हैं कुछ। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब आपस में आप कलम को अपने सर में रगड़ रहे थे तो कलम का सबसे छोटा से छोटा कण था परमाणु। तब परमाणु का कक्षा टूटा और इलेक्ट्रॉन्स हो गया निकलना स्टार्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स का सतत पैक्टो में निकलना क्या कहलाया? क्वांटमीकरण। तो आप लोग देख रहे थे कि जब कक्षा टूटा, जब यहाँ पे कक्षा टूटा तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा था, कहीं पे एक घूम रहा था, कहीं पे साथ में दो, कहीं पे तीन, यानी कि कुछ कुछ पैकेट में इलेक्ट्रॉन्स उस कक्षा में घूम रहा था। उस कक्षा का एक भाग कहीं से टूट गया और इलेक्ट्रॉन्स निकलना कर दिया स्टार्ट्स। इलेक्ट्रॉन्स निकलना कर दिए स्टार्ट्स। जब इलेक्ट्रॉन्स निकला तो यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन था, एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसके साथ ऐसा तो नहीं ना हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन एक था और कक्षा टूटा तो आधा यहीं पे रह गया और आधा निकला, ऐसा तो नहीं हुआ। पूरा इलेक्ट्रॉन एक बार में निकल गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्वांटमाइजेशन में पूर्ण अंक में निकलता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्वांटमाइजेशन प्रक्रिया, यानी कि क्वांटाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण निकलते हैं, यानी कि ये आधा वगैरह में नहीं आते हैं, पूर्ण अंक में आते हैं। यानी कि क्वांटाइजेशन में होता क्या था? क्वांटाइजेशन में चार्ज निकलते थे, यानी कि आवेश का असतत पैक्टो में निकलना क्वांटाइजेशन कहलाता है। तो आवेश यानी कि क्यों निकलता था? क्या? इलेक्ट्रॉन्स को -e से डिनोट करते थे, यानी कि निकलता था -c। और पूर्ण अंक, तो बच्चों ने आप लोग पढ़े होंगे, पूर्ण अंक को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का कक्षा टूटा तो पूरा एक एक इलेक्ट्रॉन निकला। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकला। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन था, तीनों का 3 इलेक्ट्रॉन निकला। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे आधा इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे 3 का आधा इलेक्ट्रॉन निकला, इस टाइप से नहीं हुआ। पूरा इलेक्ट्रॉन था, पूरा एक और निकल गया। फिर इसके बाद कुछ इसके दूर अलग यहाँ पे कुछ था एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसके बाद ये निकला कुछ टाइम इंटरवल निकला, यानी कि असतत स्पेक्ट्रम में निकल रहा है। तो निकल तो रहा है लेकिन पूरा निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। ये इसके साथ नहीं हो रहा है कि आधा आधा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि पूर्ण अंक में निकल रहा है। तो क्वांटाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? आवेश का असतत स्पेक्ट्रम में निकलना क्वांटाइजेशन कहलाता है। तो आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे निकलते हैं, पूर्ण अंक में निकलते हैं। तो इसको Q = Ne, Q = Ne इसे कहा जाता है, जहाँ पे N क्या है? N है पूर्ण अंक, यानी कि आवेश से जो पूर्ण अंक में निकलते हैं। Q = Ne यह क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। आवेश का असतत पैक्टो में निकलना आवेश का क्या कहलाता है? क्वांटमीकरण कहलाता है। इसमें आप एक सूत्र याद रखिएगा, क्या? Q = क्या होता है? Q = Ne होता है, जहाँ पे Q क्या है? Q है एक आवेश और N क्या है? होल नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या निकल रहा है? पूरा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और E क्या है? E एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स है, यानी कि नॉर्मली कक्षा टूटा था, इलेक्ट्रॉन आया था और कलम को कुछ देर और रगड़ते तो कलम नॉर्मली यहाँ पे आप रगड़ रहे थे तो कक्षा टूटा, कुछ देर और रगड़ते तो ई कक्षा टूट जाता, कुछ देर और रगड़ते तो ई टूट जाता, यानी कि पूरा का पूरा कक्षा टूट जाता, बच जाता नाभिक। और रगड़ते रहते तो नाभिक भी टूटता, नाभिक टूटता तो नाभिक के अंदर भी जस्ट बताता कि नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी निकलना स्टार्ट कर देता है। अब प्रोटॉन का भी जस्ट बताते कि प्रोटॉन को अब आप लोग +E से याद रखिएगा और इलेक्ट्रॉन को -E के, यानी कि
अब ये आवेश तो दोनों पे होता है, प्रोटॉन पे होता है प्लस वाला और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस वाला। तो दोनों आवेश निकलना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे ई था जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है। तो आवेश का क्वांटमीकरण प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार चलिए फिर से रिवाइज करा देते हैं। चलिए, आवेश का असतत वेक्टर में निकलना आवेश का क्या कहलाता है? क्वांटमीकरण। इसमें एक फार्मूला आप लोग को याद रखना है, क्या? Q इजकल टू एन ई। यहाँ पे Q क्या है? चार्ज, यानी कि आवेश है। N क्या है? होल नंबर। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बार बार आप लोग सुन रहे होंगे। आप लोग के दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे आवेश होता कितना है? इस पे कुछ क्वांटिटी में आवेश होता होगा। तो हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पे, चलिए बताते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस रहेगा और प्रोटॉन पे प्लस रहेगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश उस पर पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना का आवेश पाया जाता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का आवेश, तो माइनस सी यहाँ पे लगाएं, तो इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश पाया जाएगा। और अगर पूछिए प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पे भी जस्ट उतना ही रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जस्ट चेंज क्या करना है? इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस, तो प्रोटॉन में क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है, और एक प्रोटॉन पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। आप ये दोनों वैल्यू को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में ये बहुत काम देते हैं। जब आप लोग लैब वगैरह में कीजिएगा तो इसमें आपको ये बहुत काम देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आवेश का संरक्षण तथा इसके मूल गुण के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए देखिए, आप लोग ऊपर में हेडिंग दीजिएगा आवेश का संरक्षण, हेडिंग दीजिएगा आप लोग आवेश का संरक्षण तथा इसके मूल गुण। आवेश का संरक्षण तथा इसके मूल गुण। चलिए आते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि आवेश का संरक्षण होता है क्या। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि किसी पदार्थ का जस्ट बताया कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा इकाई परमाणु होता है, और परमाणु के भीतर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ये मतलब इलेक्ट्रॉन पे मतलब प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पे तो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस वाला आवेश रहता है, और प्रोटॉन पे प्लस वाला आवेश रहता है। तो कोई भी नॉर्मल वस्तु को रखे जब आपस में, तो सबके पास तो परमाणु होते हैं। जैसे दो वस्तु ले लिए, जैसे एक पेन ले लिया और एक मान लीजिए बुक ले लिया। दोनों वस्तु में भी परमाणु पाया जाता है। जब दोनों को आपस सटा कर रखेंगे तो दोनों के पास परमाणु होता है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो दोनों को पास सटा कर रखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को खींचेगा। यानी कि जस्ट होल्ड कीजिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए और एक थोड़ा सा नोट समझ लीजिए। आवेश तो अभी जस्ट बताया था कि आवेश कितने तरह के होते हैं। तो आवेश 2 तरह के होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस वाले को क्या कहते हैं? प्लस वाले को धन आवेश कहा जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और माइनस वाले को ऋण आवेश कहा जाता है, ऋण आवेश यानी कि ऋणात्मक चार्ज। जस्ट देखिए इसके कुछ गुण जान लीजिए। आवेश 2 तरीके होते हैं, प्लस और माइनस धन आवेश और ऋण आवेश। जस्ट प्लस आवेश एक निकाय बनाता है। निकाय मतलब 3-4 वस्तु एक जगह पे इकट्ठी कर दी जाना। तो यहाँ पे 2 वस्तु हैं तो एक जगह पे इकट्ठे हुए तो एक निकाय बनाता है। अगर माइनस माइनस को कर दें तो एक जगह पे इकट्ठा हो गया। प्लस माइनस को कर दे, एक अलग निकाय बनाएगा। माइनस प्लस को कर देते एक अलग निकाय बनाएगा। यानी कि 2-4 वस्तुओं को एक जगह पे इकट्ठा करना क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है। चलिए देखिए, आवेश सजातीय आवेश के कहने का
इसमें एक और होता है, आवेश दो टाइप के होते हैं, धन आवेश ऋण आवेश, और ये तो थे उसके गुण के आधार पर। ऐसे नॉर्मली आवेश दो तरह के होते, दो रूप में उनको बांटा जाता है, सजातीय आवेश, इसे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। चलिए देखिए, जैसे सजातीय आवेश, सजातीय आवेश को जस्ट आप ऐसे मान सकते हैं कि स्वार्थी मानव है, मतलब कि दो स्वार्थी मानव एक दूसरे के पास खड़े हैं, तो एक दूसरे को देख के दोनों जलता है, यानी कि ये इसको देखना नहीं चाहता और ये इसको देखना नहीं चाहता, मतलब एक दूसरे से अलग हटना चाहते हैं। जस्ट सेम थिंग होता है अब चार्ज यानी कि आवेश के साथ। अगर वे चार्ज दोनों एक ही टाइप के रहे, यानी कि अगर प्लस प्लस वाले रहे या माइनस माइनस वाले रहे, दोनों एक साथ अगर उन लोग को रख दीजिएगा, वो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, ये इसको कहेगा तुम पीछे चलो, वो उसको कहेगा कि तुम पीछे चलो, यानी कि पीछे चलने का मतलब फिजिक्स में होता है इसको इधर की ओर फेंकेगा और इसके उधर की ओर फेंकेगा, यानी कि एक दूसरे को विकर्षित करता है। तो सजातीय आवेश में गुण पाया जाता है कौन सा, सजातीय आवेश एक दूसरे को विकसित करते हैं, कि प्लस प्लस वाले को रख दे तो एक दूसरे को फेंकता है। जैसे जस्ट चुंबक में लिख लीजिए, कभी कभी चुंबक का एक दूसरे का सिरा से हटाते हैं तो देखते हैं दोनों एक दूसरे को बाहर की ओर फेंकता है, तो वो होता है क्यों, क्योंकि दोनों को आप सजातीय आवेश एक जगह पे ला रहे होंगे, उसका नॉर्थ साइड और इसका भी नॉर्थ साइड ला रहे होंगे, जिस कारण वे एक दूसरे को बाहर की ओर फेंक रहे हैं। यानी कि सजातीय आवेश में कौन सा गुण होता है, सजातीय आवेश में होता है विकर्षण का गुण, विकर्षण का गुण। और सजातीय आवेश, विजातीय आवेश यानी कि माइनस और प्लस। अब इसमें तो था, एक था जलने वाला, एक था यहाँ पे आ गया बूंद माइनस, यानी कि यहाँ पे इसके पास है ऋणात्मक, ये कर्जा में डूबल है, और यह है स्वार्थी मानव, इसके पास कुछ पैसा है, इसको देख के आएगा, इसको और सिखाएगा, जलाएगा तो इसके पास चिपकता है, यानी कि इसके पास सट रहा है। तो जस्ट फिजिक्स के नॉलेज में इसको चिपकना को आकर्षण कहा जाता है, आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन कहा जाता है। यानी कि दो जब विजातीय आवेश, अलग अलग आवेश को एक जगह पे रखा जाता है तो दोनों एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। जस्ट एग्जांपल फॉर, जब दो चुंबक को आपस में लाते तो चिपक जाता है, तो चिपकते हुए तब है जब दोनों आवेश का जब दोनों का उनका जो सिरा होता है उस विजातीय होता है। यानी कि विजातीय आवेश में कौन सा गुण होता है, आकर्षण का, और सजातीय आवेश में विकर्षण का गुण होता है। चलिए यहाँ तक आप लोग को लगता है समझ में आ गया होगा, आगे कुछ पढ़ते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बता रहा था आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण जस्ट मैंने बताया था कि किसी विलगित निकाय, यानी कि नॉर्मल अभी बता रहे थे कि पेन है, पेन और बुक को आपस में सटा कर रखें, तो ये जैसे बताया कि पेन और बुक सभी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा इकाई को परमाणु कहते हैं। तो पेन में भी परमाणु पाया जाता है जिसके अंदर प्लस या माइनस यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन टाइप का चार्ज रहता है, और बुक में प्लस इलेक्ट्रॉन टाइप का चार्ज रहता है। और इन दोनों का गुण होता है जब इन दोनों को पास में सटा कर रख देते हैं, या तो एक दूसरे की ओर धकेलेंगे या एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक गुण तो ये लोग करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो किताब इसमें आकर टकरा जाएगा, पेन उसमें आकर टकरा जाएगा, इससे किताब वगैरह फट जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्यों? आप लोग को दिमाग में झटका लगा होगा कि सर ने अभी जस्ट बताया कि पेन में भी परमाणु होता है और परमाणु के अंदर आवेश होते हैं, तो आवेश से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जस्ट सर ने ये भी बताया कि हर एक परमाणु एक दूसरे को आकर्षित विकर्षित करने का गुण रखते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, किसी भी परमाणु के अंदर, जैसे कुछ परमाणु इस टाइप से बनाया था हमने, इसके अंदर नाभिक था और उसके बाहर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह था। तो नाभिक में जितना मात्रा में परमाणु रहता है, नाभिक में जितना मात्रा में प्रोटॉन रहता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना मात्रा में नाभिक में रहता है, उतना ही मात्रा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं। यानी कि नाभिक में अगर 10 प्रोटॉन है
प्रोटॉन की संख्या अगर 10 है तो बाहर उपस्थित कक्षा में भी 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस रहते हैं, यानी कि दोनों मिलकर क्या बना देंगे, जीरो। यानी कि परमाणु पर अभी नॉर्मली कितना है आवेश, परमाणु पर नॉर्मली अभी जीरो आवेश है। जीरो आवेश कब है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि अंदर जो परमाणु की संख्या है नाभिक के अंदर, और कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, दोनों आपस में बराबर है। और जस्ट मैंने बताया था कि दोनों में परिणाम यानी कि संख्यात्मक रूप से दोनों का मान बराबर होता है, केवल एक पे प्लस है एक पे माइनस वाला आवेश होता है। तो नॉर्मली अगर कोई भी चीज़ को हम रखते हैं तो कोई भी चीज़ का हर एक चीज़ में परमाणु पाया जाता है, और परमाणु नॉर्मली यानी कि साधारणतः वो उदासीन होता है। तो नॉर्मली परमाणु साधारणतः उदासीन होता है। जस्ट यही गुण को एक वैज्ञानिक ने डिराइव किया था और कहा था कि हर एक परमाणु नॉर्मली यानी कि जब उसको अलग विलगित कर दिया जाए या किसी स्पेशल चीज़ में भी रखा जाए तो हमेशा उदासीन होता है, यानी कि संरक्षित रहता है, इसमें कोई टूट फूट नहीं होता है। अगर इसमें तोड़ना फूटना रहे तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 10 है। अगर यहाँ पे कर दे हम थोड़ा छेड़खानी, नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर हम कर दें यहाँ पे 9 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर दे 10, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा कमज़ोर। यहाँ पे 9 मार्क का रहेगा, प्लस वाला चार्ज देने का, माइनस वाला चार्ज करता है जे वो अपनी ओर खींचता है उसको, और प्लस वाला चार्ज उसकी ओर धकेलेगा। तो माइनस वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, तो परमाणु अपनी हो गया माइनस 10 वाला पावरफुल हो गया, 9 वाला कमज़ोर हो गया। 9 वाला कमज़ोर हो गया तो 9 वाला 10 को खींचेगा, जब खींचेगा तो नाभिक अपना जगह से हिलकर कक्षा में घुस जाएगा। तो कक्षा में घुसेगा तो क्या हो जाएगा, परमाणु में विस्फोट, यानी कि जो पदार्थ होगा वो टूट जाएगा। तो इसका होता नहीं है, नॉर्मली सब चीज़ अपने नॉर्मल जगह पे रहता है। यानी कि पहले 10 था तो 10 पे रहता है, तो यानी कि नॉर्मल पदार्थ या परमाणु हर एक उदासीन रहता है। तो ऐसा इसलिए उसमें विस्फोट नहीं होता है। अगर जैसे हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ये सब छोड़ा जाता है तो उसमें देखते हैं कि भारी मात्रा में ऊर्जा का विखंडन होता है। तो उस भारी मात्रा में ऊर्जा का विखंडन के लिए उसमें आग वगैरह कुछ लगाया गया नहीं, उसमें जस्ट एक माइक्रोचिप का यूज़ होता है, जिसमें होता है क्या कि उसका जो परमाणु संलयन होता है ऊपर का, उसमें से केवल और केवल एक नाभिक में से एक प्रोटॉन या कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ऊर्जा देकर हटा लिया जाता है, और उसके मात्रा में इतना मात्रा में उसमें एनर्जी भरा जाता है हाइड्रोजन वगैरह का कि वो इतना पावरफुल होता है कि अगर उसमें से एक भी हटा लिया जाए तो सारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से टकरा जाता है और हो जाता है ब्लास्ट, बहुत बड़ा ब्लास्ट, जिससे बड़ा से बड़ा घर, धरती सब पानी में ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है नॉर्मली एक चिप के द्वारा। नहीं तो ऐसे ही अगर हाइड्रोजन बम को छोड़ दिया जाए, वो चिप को निकाल कर, या परमाणु बम को छोड़ दिया जाए चिप को निकाल कर, तो वे लोग एक दूसरे को ब्लास्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आवेश का संरक्षण का पालन करते हैं। तो जस्ट यही आपका अगला है कि आवेश किसी भी विलगित निकाय के भीतर उदासीन होते हैं, यानी कि आवेश को कैसे भी छोड़ देते उसके भीतर आवेश उदासीन होता है। और जस्ट यह एक सार्वत्रिक नियम है, इसका कोई भी अपवाद नहीं, मतलब कि यह हर एक जगह चले हुए है। इसका कुछ नहीं है कि कहीं पे ये नियम काम करे या ना करे, हर एक जगह पे यह नियम काम करता है। इसे आवेश का संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। इस वाले को आवेश का संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि आवेश किसी भी विलगित निकाय के भीतर उदासीन होता है। इस सिद्धांत को आवेश का संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। चलिए थोड़ा आगे आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।